जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आज ज्योग्राफी के क्रम को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसलिए भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में ये बता दिया था कि अब हमारी एक रेगुलरिटी बनी हुई है और वो टाइम टेबल के आधार पर ये सेट कर दिया गया है कि मंडे और ट्यूसडे यानी सोमवार और मंगलवार के दिन को हम लोग पॉलिटी लेकर आएंगे और बुधवार बृहस्पतिवार को हम लोग ज्योग्राफी के लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज दिन का बुधवार है और मैं चाहूंगा कि आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से जो टाइम टेबल सेट है उसको लेकर आगे बढ़ाऊं। तो आज हम ज्योग्राफी के ही सेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम आज ज्योग्राफी के पिछले जो क्रम से आगे बढ़ने का जब प्रयास कर रहे हैं तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दिखा है प्रमुख जलप्रपात को लेकर, क्योंकि पिछला हमारा जो वीडियो था वो आप लोगों के बीच में गया हुआ था और प्रमुख दर्रों को लेकर हमने आपको पढ़ाया था और मैपिंग आधार पर बताया था कि भारत के प्रमुख दर्रे भारत के किस राज्य में है और कौन सी दर्रा किस बात के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हम उसी के आधार पर यह बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में जलप्रपात कहाँ पे है और कौन सी जलप्रपात कितना इंपॉर्टेंट है, किस जलप्रपात को हम किस तरह से देख पाते हैं। और इस पर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जलप्रपात किस नदी पर है, किस जलप्रपात की कितनी ऊंचाई है, कौन सी जलप्रपात किस राज्य से संबंधित है या उस जलप्रपात की कोई विशेषता है। तो उसी प्रकार के 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मिलान आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शायद आपको कुछ जानकारियां कम होने के नाते मिलान को क्लियर न होने की अवस्था में आप गलतियां कर आते हैं। दोस्तों यही मैं चाहता हूं कि ऐसी गलतियों को सुधार कर निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चन के रेशियो को जो आप अटेम्प्ट करते हैं उसके ज्यादातर सही रेशियो को ज्यादा बढ़ाया जाए, अच्छे से बढ़ाया जाए, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों आप जो ये मैप देख रहे हैं ये पूरा मैंने भारत का मैप बना रखा है और राज्य स्तरीय मैप बना रखा है। इसमें सारे राज्यों को इंडिकेट कर रखा है और उसी में मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस राज्य में कौन सा जलप्रपात है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लूं आपको, और जूम करके हम उस एरिया को सिर्फ दिखाएंगे दोस्तों जो एरिया बमुश्किल से केवल जलप्रपातों से संबंधित है, और उसी एरिया पर आपको फोकस्ड करते हुए मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वह एरिया जो भारत में जलप्रपात से संबंधित है वह राज्य कौन कौन से हैं और वह जलप्रपात कौन से हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने ऊपर लिख दिया था कि भारत के प्रमुख जलप्रपात, और भारत के प्रमुख जलप्रपात के बाद हमने दो चीजें आपको नीचे बनाया है और पर्वतनुमा बनाया है। आप शायद इस पर ध्यान देते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा एक ये पहाड़ी है और एक ये पहाड़ी है। मैं काल्पनिक तौर पर आपको पिक्चराइज करके यह बताने का पहले प्रयास कर लूं कि जलप्रपात होता क्या है और जलप्रपात की भूमिका कैसे हम झरनों से अलग मानते हैं। तो दोस्तों एक ऐसी जलधारा जो यहाँ नीचे उतर रही है पर्वत को पकड़ते हुए, और हम ये जलधारा नीचे उतरते हुए देख रहे हैं और ये आगे बढ़ जा रही है जलधारा। जब ऐसी कोई जलधारा जो पर्वत को पकड़ती हुई, पर्वत को सटी हुई नीचे उतरती है तो सामान्य तौर पे हम उसे झरना कहते हैं। याद रखेंगे वह झरना कहते हैं। और जब कोई जलधारा ऊंचाई से उतरते समय पर्वत को छोड़कर और सीधे नीचे गिरती है तो उस लंबाई को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। शायद आप इस तरह से जान सके हैं कि जब कोई जलधारा ऊंचाई से गिरते हुए पहाड़ियों को छोड़ते हुए सीधे नीचे उतरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब भी आप देखेंगे जलप्रपात में पहाड़ी को छोड़कर सीधे नीचे गिरने की एक शैली होती है जलधारा की, और उसी नीचे से लेकर और गिरने वाले स्थान तक की लंबाई को हम लोग जलप्रपात के रूप में जानते हैं, जलप्रपात के रूप में देखते हैं। तो ये झरना से अलग होता है और इसकी बड़ी भूमिका ये होती है कि यह हमेशा पर्वतों और पठारी वाले क्षेत्रों पर ही दिखाई देता है। तो मैं इसको मिटाकर आपको आगे बढ़ रहा हूं यह बताने के लिए कि हमारे देश में कौन कौन से जलप्रपात किस क्षेत्रों में स्थित हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि ऐसे एरिया से शुरू करूं जिसमें आप देखते हुए आगे बढ़ें। तो मैं चाहता हूं कि पश्चिम से शुरू करके और पूरब की तरफ लेकर चलूं आपको। दोस्तों पश्चिम से शुरू करके और पूरब की तरफ जब लेकर चलने का प्रयास करूंगा तो आपको इसमें दिखाई देगा कि कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं जो आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों हम एक यहां लिखे हैं एना जलप्रपात, और एना जलप्रपात आप देख पा रहे होंगे। और एना जलप्रपात ये मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं जलप्रपात का
एना जलप्रपात एना नदी पर स्थित है और यह राज्य है महाराष्ट्र राज्य है। तो महाराष्ट्र राज्य में यह महाबलेश्वर के पास में स्थित है एना जलप्रपात, जो एना नदी पर है। और बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना होगा एना नदी, महाराष्ट्र राज्य और एना जलप्रपात। फिर हम उसके नीचे देख पा रहे हैं दोस्तों, तो नीचे एक लिखा है दूध सागर जलप्रपात। आप यहां इंडिकेट करते हुए देख सकते हैं दूध सागर जलप्रपात। और दूध सागर जलप्रपात जो है एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। हालांकि दूध सागर के नाम से भारत में बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल हम जलप्रपात को पढ़ रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। हालांकि इसको किताबों में गोवा के रूप में इंडिकेट किया जाता है और यह मांडवी नदी पर है। याद रखेंगे गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक जवारी नदियां है, जुवारी जिसको कहा जाता है, एक मांडवी नदी है। तो मांडवी नदी पर दूध सागर नामक जलप्रपात है। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल रिलेटेड जलप्रपात है और ये गोवा में राज्य है, गोवा राज्य में है। हालांकि कर्नाटक सीमा पर स्थित होने के नाते इसको अलग से जाना भी जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लिखा है जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। अब जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात ऑब्लिक महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से यह जाना जाता है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह बेसिकली 4 छोटे जलप्रपातों को मिलाकर संयुक्त रूप से बनाया गया है। और जब मैं मिलाकर संयुक्त रूप से कह रहा हूं, इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि जोग जलप्रपात भारत का एक कृत्रिम आधारित जलप्रपात है। दोस्तों याद रखेंगे कि प्राकृतिक आधारित जलप्रपात नहीं बल्कि यह कृत्रिम आधारित जलप्रपात है। और इस जलप्रपात में राजा, राकेट, रोरर और दाम ब्लाचे नामक 4 जलप्रपातों का योगदान है। याद रखेंगे राजा, रोरर, दाम ब्लाचे और राकेट नामक 4 जलप्रपातों का योगदान है और इसकी जो ऊंचाई है 829 मीटर है और यह भारत के ऊंची जलप्रपातों में से एक है। आप याद रखेंगे कि यह भारत की, हालांकि सीधे गिरने के क्रम में अगर माना जाता है तो जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है जो सीधे गिरता है और शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में देखा जाता है। तो इस तरह से जोग जलप्रपात हुआ। फिर कर्नाटक राज्य में एक और जलप्रपात आपको दिख रहा है। आप कर्नाटक राज्य के मैप को अगर समझ पा रहे होंगे तो कर्नाटक में दूसरा जो मैंने बिंदु बना रखा है वह कूची कला जलप्रपात को लेकर है। और कूची कला जलप्रपात के बारे में एक विशेषता दी जाती है दोस्तों। हालांकि ये पहले जान लीजिए कि कर्नाटक राज्य में है और बराही नदी पर स्थित है। कूची कला जलप्रपात कर्नाटक राज्य के बराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 1493 फीट है। आप याद रखेंगे और नोट कर लेंगे 1493 फीट। फिलहाल आयोग कूची कला जलप्रपात को ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मान रखा है। अभी फिलहाल सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में कूची कला जलप्रपात है और इसी को आयोग फिलहाल सबसे ऊंचा जलप्रपात मान रहा है। तो क से कूची कला और क से कर्नाटक, इसको आप याद रखेंगे। और यह है बराही नदी पर 1493 फीट ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का दर्जा फिलहाल अभी यही रखा हुआ है। फिर अगर हम आगे बात करें तो एक दिखता है पायकारा जलप्रपात। दोस्तों पायकारा जलप्रपात बेहद खूबसूरत है, बहुत ऊंचाइयों पर है। और वो कहाँ है, ये इंटरेस्टेड इस बात को लेकर है कि आप सुने होंगे नीलगिरी पहाड़ी। जो नीलगिरी पहाड़ी बेसिकली तो तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन इसकी सीमाएं केरल और कर्नाटक से छूती हैं। और उसी नीलगिरी पहाड़ी पर पायकारा नदी से यह पायकारा जलप्रपात बनता है जो बेहद खूबसूरत है। आपको पता होगा कि नीलगिरी की पहाड़ी पर ऊटी नामक जो पर्यटन स्थल है वह भी बेहंगम है, बहुत सुंदर है। और वहां सैकड़ों हजारों लोग हर साल हर महीने वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां एक तरह से पर्यटन करने के लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना होगा पायकारा नीलगिरी पर स्थित है, पायकारा और पायकारा नदी से है, तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं इधर के सारे हम जलप्रपात को देख लिए, तो मैं ऊपर एक मध्य प्रदेश में कुछ जलप्रपात को देख रहा हूं, उसको पहले मैं आपको इंडिकेट करा दूं। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश गंगा के तौर पर मैंने आपको पढ़ाया है कि नर्मदा नदी को जाना जाता है और नर्मदा नदी से
कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात बनते हैं। पहला आप देख रखे हैं, इसमें 4 जलप्रपातों को एक साथ और एक को अलग जलप्रपात के रूप में मैंने नोटेड किया है। आप थोड़ा सा ध्यान करके और जूम करके देख सकते हैं कि एक जलप्रपात का नाम मैंने धुआंधार लिखा है, दूसरे को मधार लिखा है, तीसरे को कपिलधारा लिखा है और चौथे को पुनासा लिखा है। यहां देख सकते हैं धुआंधार, मंधार, कपिलधारा और पुनासा, ये चारों जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है और बेहद खूबसूरत जलप्रपात है और नर्मदा नदी के साथ ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और मैं यह भी बता दूं आपको कि जो धुआंधार जलप्रपात है, हालांकि उसकी ऊंचाई 23 मीटर है, लेकिन यह बेहद खूबसूरत है। जबलपुर के शहर के किनारे होने के नाते ये और भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है जब पहाड़ी की ऊंचाइयों से ये झरना, अब ये जलप्रपात जब नीचे उतरता है चौड़ाई के साथ, पूरी नर्मदा नदी की पानी वहां नीचे उतरती है तो बहुत ही खूबसूरत होती है। भेड़ाघाट और धुआंधार दो ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो नर्मदा नदी से रिलेटेड हैं और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो धुआंधार पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आपको याद रखना होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास धुआंधार जलप्रपात है। अब हम इसी मध्य प्रदेश में एक और जलप्रपात देख रहे हैं। इस यहां पे आप देख रहे होंगे, शायद आप दिख रहा होगा, चूलिया जलप्रपात। इसका नाम है चूलिया जलप्रपात और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब नदियों को पढ़ाया जा रहा था तो चंबल नदी के बारे में बताया गया था कि चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है और भारत की बिहड़ा क्षेत्र, जो डाकुओं का पहले डाकुओं का एक निवास स्थान हुआ करता था। फूलन देवी नाम की एक महिला जो डकैती के साथ बहुत सारी प्रसिद्धि को प्राप्त की थी, भारतीय राजनीति में प्रवेश की, सांसद भी बनी, हालांकि उनकी भी हत्या हो गई। उनका एक पूरा लंबा स्टोरी है, उस स्टोरी पर फिल्म भी बनी है। वह फूलन देवी भी चंबल के डाकुओं के साथ मिलकर चंबल घाटी में रहा करती थी। वही चंबल घाटी चंबल नदी से बनी हुई घाटी है और चूलिया नामक जलप्रपात उसी चंबल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम पूर्व की दिशा में बढ़ेंगे तो एक छत्तीसगढ़ में जलप्रपात देखेंगे और छत्तीसगढ़ में जो जलप्रपात है उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। हालांकि चित्रकूट के रूप में आप उत्तर प्रदेश में एक जिला देखते हैं, लेकिन चित्रकूट नाम से जलप्रपात छत्तीसगढ़ में, और वह भी इंद्रावती नदी पर। दोस्तों इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, बेहद महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, और वह उसी इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ध्यानपूर्वक इसकी विशेषता को समझ लें कि पहले तो इसकी ऊंचाई जो है वो अमूमन 95 फीट ऊंची है, 95 फीट ऊंची है, लेकिन इसकी चौड़ाई सुनने में, पहला चौड़ाई ध्यान दीजिए, 980 फीट चौड़ी है। जब ये मानसूनी समय आता है, बरसात का समय आता है, तो इसकी चौड़ाई 980 फीट हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि 980 फीट चौड़ा, यदि कोई ऊपर से जल नीचे गिर रहा हो, कितना विहंगम सुंदरता नजर आएगी, कितना बेहतर लगेगा वो क्षेत्र, वह देखने में, कि आप उसकी खूबसूरती को कल्पना आधारित समझ सकें कि उसकी 980 मीटर की चौड़ाई, यदि चौड़ा जल ऊपर से नीचे उतर रहा हो तो कितना बेहतरीन लगेगा, कितना शानदार लगेगा। वही जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है और यह अपनी खूबसूरती के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं इसलिए कि जैसे अमेरिका में नियाग्रा दुनिया के सबसे खूबसूरत जलप्रपातों में से एक है, वैसे ही भारत में चित्रकूट जलप्रपात सर्वाधिक खूबसूरत जलप्रपातों में से एक है और इसकी खूबसूरती के कारण इसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हुंडलू जलप्रपात, अगर और हम पूर्व में बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य दिखाई देगा यहाँ पे, और झारखंड राज्य में 2-3 जलप्रपात आपको बनाए हैं। पहले ऊपर का मैं जलप्रपात दिखा दूं तो ऊपर के जलप्रपात को सांडनी जलप्रपात कहते हैं और ये शंख नदी पर स्थित है। झारखंड में सांडनी जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। बहुत बड़ी विशेषता नहीं है, लेकिन याद रखेंगे सांडनी जलप्रपात और शंख नदी। दूसरा हम देख पा रहे हैं हुंडलू जलप्रपात, और हुंडलू जलप्रपात यही आपको दिखा पा रहे हैं कि हुंडलू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आपको पता होगा कि स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है और जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के ही किनारे स्थित है
और स्वर्णरेखा नदी से बनती है हुंडलू जलप्रपात, जो झारखंड की एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। और तीसरी झारखंड की जो जलप्रपात है, जो मैं बाहर लेकर बनाया हूं दोस्तों, उसका नाम है गौतम धारा। ठीक है, तो गौतम धारा रारू नदी पर स्थित है। यह भी झारखंड राज्य का जलप्रपात है। एक गौतम धारा है, एक धुआंधार है। धुआंधार मध्य प्रदेश में और गौतम धारा आपके झारखंड राज्य में है। गौतम धारा रारू नदी पर स्थित है, यह भी आप देख पाए हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि झारखंड राज्य से अगर हम नीचे उतरूं तो हमें एक दिखाई देगा उड़ीसा राज्य। आप ध्यानपूर्वक मैप में देख सकते हैं और मैप में समझ सकते हैं, इसको हम उड़ीसा कहते हैं। और उड़ीसा राज्य के दो जलप्रपात दिखाई दे रहे हैं। दोनों जलप्रपात को हम बाहर निकाल कर बनाए हैं। एक का नाम है बरची पानी, यहां देख पा रहे हैं बरची पानी। और बरची पानी 1309 फीट ऊंचा है, 1309 फीट ऊंचा है। और यह बुद्ध बलांग नदी पर स्थित है दोस्तों। यह बुद्ध बलांग नदी पर है और इसको कहते हैं बरची पानी जलप्रपात, बुद्ध बलांग नदी पर है। दूसरा उड़ीसा राज्य में आप देख रहे हैं, उड़ीसा राज्य में मैं मैप बनाया हूं, डुडुमा जलप्रपात। यहां देख पा रहे हैं डुडुमा जलप्रपात। और डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर स्थित है। और इन दोनों में बड़ी विशेषता यह है कि उड़ीसा राज्य की जो बरची पानी जलप्रपात है वो 1309 फीट ऊंचाई के साथ एक तो उड़ीसा की सबसे ऊंची जलप्रपात है और दूसरी भारत की बड़ी ऊंची जलप्रपातों में से एक है। अगर मैं कहूं कि दूसरा के रूप में, तो बहुत जगहों पर इसका मेंशन किया जा रहा है कि बरची पानी जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बरची पानी नाम जहां सुन सकते हैं, उड़ीसा में सूखा ही सूखा पड़ा रहता है। कालाहांडी जिला उड़ीसा का बेहद सूखा जिला है, उसी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है बरची पानी। जहां पानी की कमी है वहीं बरची पानी के नाम से एक जलप्रपात है, उड़ीसा राज्य में है, बुद्ध बलांग नदी पर है। इससे भी आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, कौन सी जलप्रपात किस राज्य में है। इससे भी आपको बहुत हद तक ज्योग्राफिकल नॉलेज जानने का मौका मिल रहा है। ये आप नोटेट कर लेंगे और नेक्स्ट एग्जाम में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक दो प्रश्न जलप्रपातों से आपको दिखाई देगा। अब हम इन सभी जलप्रपातों को पढ़ते हुए पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर स्टेट में पहुंच रहे हैं। तो एक जलप्रपात देख रहे हैं और वह जलप्रपात दोस्तों आपको मैं बता दूं, नोहकलिकाई। इस जलप्रपात का नाम है नोहकलिकाई और यह जलप्रपात है जो 1115 फीट की ऊंचाई पर जलप्रपात माना जाता है। लेकिन यह खासी पहाड़ी पर स्थित है। खासी पहाड़ी के पूरब में स्थित है दोस्तों। और गारो खासी जयंती, जैसा कि पता होगा, मेघालय में है। और मैंने इसको मेघालय में भी बना रखा है, भले लिखा है मैंने असम में है, लेकिन यह मेघालय राज्य का जलप्रपात है, पहले तो जान लीजिए। और दूसरा ये जलप्रपात की विशेषता यह है कि यह चेरापूंजी के पास में स्थित है। और चेरापूंजी के बारे में आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी है, मासिन राम है। इसी चेरापूंजी के पास में जो जलप्रपात है उसको कहते हैं नोहकलिकाई। और नोहकलिकाई 1100 फीट पर ऊंचाई पर है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई जलप्रपात, तो इसी नोहकलिकाई को कहा जाता है। मतलब जहां ये जलप्रपात स्थित है वह जगह भारत में सबसे ऊंचाई पर है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात के रूप में नोहकलिकाई देता है। इसीलिए कुछ पिछले दिनों की परीक्षाओं में कुछ ऐसे टेक्निकली समस्या आ गई जिसके आधार पर नोहकलिकाई और कर्नाटक के जो बरची पानी है, कुचिकला है, इन दोनों के बीच में विवाद होने के नाते, हालांकि ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात नोहकलिकाई को माना गया है, लेकिन सबसे ऊंची जलप्रपात कुचिकला जलप्रपात है जो बराही नदी पर है। और इसकी बड़ी विशेषता है कि नोहकलिकाई किसी नदी पर न होकर यह वर्षा जल से बनने वाला जलप्रपात है। ये भी याद रखेंगे, ये कोई नदी नहीं बल्कि वर्षा के जल से बनने वाला जलप्रपात है। और 12 के 12 महीना ये जलप्रपात देखने को मिलता है। हालांकि फरवरी के महीने में जब सबसे कम बारिश होती है तो कभी कभी यह जलप्रपात नहीं भी दिखाई देता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि यह जलप्रपात जब केवल वर्षा पर आधारित है तो वर्षा विहीनता की अवस्था में या वर्षा कम होने की अवस्था में यह जलप्रपात आपको नहीं देखने को मिलता है।
दोस्तों, भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात जो आपको मैंने वन बाय वन करके बताया, इसमें किसी भी जलप्रपात को मैंने छोड़ने का प्रयास नहीं किया और ये सभी जलप्रपात आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जलप्रपात है और मैं मान रहा हूं कि इन जलप्रपातों को आप नोट कर चुके होंगे या कम से कम इस वीडियो को रिपीट करके देखते हुए नोट कर लेंगे, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो अपने आप में स्पेशल है, इसलिए कि बहुत सारी नॉलेज को एक जगह पर इकट्ठा करके आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर से बताइए कि आप किस विषय पर और किस टॉपिक पर और ज़्यादा विस्तृत नॉलेज चाहते हैं। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।